नमस्कार, सुप्रभात। सभी बालिकाओं को बगरू महिला पीजी महाविद्यालय की ओर से ऑनलाइन कक्षाओं की कड़ी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम बीए और बीए बीएड द्वितीय वर्ष इतिहास विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के अध्याय 2, जिसका नाम है दिल्ली सल्तनत की स्थापना एवं उसका सुदृढ़ीकरण में आज सबसे पहला वंश जिसका नाम है गुलाम वंश का अध्ययन करेंगे, जिसे हम थोड़ा बहुत पहले देख चुके हैं। आज हम उसी गुलाम वंश के शासकों में दूसरे नंबर के शासक जिसका नाम है इल्तुतमिश, उसकी समस्याएं और उनके समाधान को अध्ययन करेंगे और उसके बाद अगले उत्तराधिकारी कौन रहे उनको जानेंगे। क्योंकि हमने इससे पहले गुलाम वंश की स्थापना पढ़ ली, कब हुई, किसके द्वारा की गई और इसका प्रथम शासक कौन था, इसको हम अध्ययन कर चुके हैं। तो आज हम इल्तुतमिश को लेते हैं नेक्स्ट क्लास के इस रूप में कि इसकी प्रमुख समस्याएं, क्योंकि कहा जाता है कि इल्तुतमिश जैसे ही सुल्तान बना दिल्ली की सल्तनत का, क्योंकि दिल्ली सल्तनत उस समय शासन के रूप में था और वंश के रूप में कौन था, गुलाम वंश। तो याद रहे आप, वंश है गुलाम वंश और शासन किसका है, दिल्ली सल्तनत का। और ये शासन कब तक है, 1206 से 1526 तक का जो शासन है वो क्या माना जाता है, दिल्ली सल्तनत का शासनकाल माना जाता है। और गुलाम वंश का शासनकाल क्या माना जाता है, 1206 से लेकर 1290 तक का समय गुलाम वंश का माना गया है। और इस गुलाम वंश के शासकों में सब एक दूसरे के क्या रहे हैं, गुलाम या सेवक। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक किसका था, गोरी का। मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि गोरी का गुलाम कौन था, ऐबक। ऐबक का गुलाम कौन था, इल्तुतमिश। और अब इल्तुतमिश का परिवार आएगा, उसका कुटुंब आएगा, कबीला आएगा, जो कि उसके उत्तराधिकारी माने जाएंगे। और उसके बाद उनके उत्तराधिकारियों को हटाकर जो सुल्तान बनेगा वो भी इल्तुतमिश का ही क्या आएगा, गुलाम होगा, जिसका नाम होगा बलवन। क्या नाम होगा उसका, बलवन। तो बलवन को पढ़ेंगे हम बाद में। फिलहाल हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश के आधे कार्य हमने पढ़ लिए, आज पढ़ेंगे उसकी समस्याएं। तो देखिए इल्तुतमिश की कठिनाइयाँ कौन कौन सी थी। जैसा कि मैंने बताया आपको कि तुर्क अमीरों की समस्या सबसे पहले उसके सामने थी कि तुर्क अमीर उसको स्वीकार करे, क्योंकि इल्तुतमिश क्या था, एक इलवरी सरदार था। तुर्कियों में एक शाखा थी जिसमें इलवरी शाखा थी। इस इलवरी शाखा में आलम खां का पुत्र था ये, ठीक है। तो इसलिए कई तुर्की सरदार इससे विरोधी थे, अर्थात सबसे पहली समस्या विरोधी तुर्कों अमीरों का दमन करना। तो ये समस्या के समाधान के रूप में था कि वो क्या करे, जो उसके विरोधी तुर्क सरदार है या अमीर है उन्हें क्या करे, अपनी ओर मिलाने का कार्य करे। दूसरी समस्या सेना का विश्वास प्राप्त करना। तो सेना का विश्वास प्राप्त करने के लिए उसने क्या किया, अपनी सेना को सुसंगठित किया, मजबूत किया और उसने यदोल्च और कुबाचा का दमन करते हुए अपनी सेना को मजबूत किया। फिर तीसरा उसकी समस्या का समाधान रहेगा जिसमें उसने एक महत्वपूर्ण कार्य किया, वो था चालीसा मंडल या चालीसा गुट का गठन, जिसको हम कार्य भी कह सकते हैं। इसके कार्य, इल्तुतमिश के कार्य भी कह सकते हैं। क्या, चालीसा गुट। चालीसा गुट, इस चालीसा गुट की स्थापना इल्तुतमिश ने की थी, यानी 40 गुलामों को। कौन थे ये, गुलाम। इन 40 गुलामों को हम एक मंत्रिमंडल के रूप में लिया गया, मंत्रिमंडल। इसलिए इसको क्या कहते हैं, चालीसा मंडल भी कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं, चालीसा गुट भी कहते हैं, चालीसा मंडल भी कहते हैं, मंडल, ठीक है। इसकी स्थापना इसलिए की कि अपने योग्य और वफादार व्यक्तियों को इसमें शामिल करते हुए शासन चलाने के लिए उसने चालीसा गुट को स्थापित किया। साथ ही उसने मंगोल संकट को भी निवारण करने के लिए उन पर आक्रमण किया और मंगोलों को खदेड़ दिया। तो ये भी एक इसका महत्वपूर्ण कार्य था जो समस्या के रूप में था। उस समस्या का समाधान उसने इस प्रकार किया। नेक्स्ट है बंगाल पर विजय, क्योंकि पूर्वी भारत के जो प्रदेश थे उनमें बंगाल और बिहार विशेष उल्लेखनीय थे, इसलिए उसने बंगाल को अपने जीतने का कार्य किया। उसके बाद अगला है पंजाब की खोखर जाति का दमन। इल्तुतमिश ने पंजाब की जो खोखर जाति थी, जो एक लुटेरी जाति मानी जाती थी, उसका भी उसने क्या किया, दमन किया। और अगला पॉइंट है राजपूत व हिंदू शासकों से युद्ध, क्योंकि राजपूत भी अपना प्रभाव जमाने का प्रयास कर रहे थे, इसलिए इल्तुतमिश ने राजपूतों व हिंदू शासकों से भी युद्ध लड़ा। और लास्ट और अंतिम है खलीफा के द्वारा सम्मान प्राप्त करना।
इल्तुतमिश का महत्वपूर्ण कार्य हम ये भी कह सकते हैं कि 1229 में उसने क्या किया, बगदाद के खलीफा, कहाँ के खलीफा, बगदाद के खलीफा जो थे उनसे क्या ले ली, स्वीकृति ले ली, अनुमति ले ली, और शाही तलवार और शाही पोशाक उनसे मंगवा कर अपने आप को क्या कर लिया, स्वतंत्र शासक या बादशाह या सुल्तान घोषित करवाया। तो वो था 1229 का समय, जिस समय उन्होंने बगदाद के खलीफा से क्या की, अपने आप को सम्मान प्राप्त करवाया। तो ये थी इल्तुतमिश की कार्य योजनाएं जो समस्या समाधान के रूप में थी, क्योंकि पहले हमने पढ़ी समस्याएं और ये इनका क्या था, समाधान। तो समाधान समस्याओं का उसी प्रकार किया जिस प्रकार वो समस्याएं थी। तो समस्याओं का समाधान महत्वपूर्ण हो गया, जो अपने आप में कार्य भी माना जाता है। अब है दूसरा पॉइंट जो कि महत्वपूर्ण है। इल्तुतमिश का पहला समस्या और समस्या समाधान हो गया। दूसरा है, पहला कौन सा हो गया, समस्या एवं समाधान, जैसा कि मैंने बताया आपको। और अब जो है वो क्या है, दूसरा कार्य शासन का विस्तार करना या शक्ति का विस्तार करना। शासन विस्तार के लिए भी उसने अपने आप को विस्तृत करते हुए राज्यों को फैलाया, जिसमें महत्वपूर्ण से हम कह सकते हैं कि उसकी सफलता के पीछे कारण ये रहा कि जब वह दिल्ली के सिंहासन पर बैठा तब उसके सामने बहुत अनेक समस्याएं थी, किंतु उसने सब समस्याओं को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए उन पर विजय प्राप्त करने के लिए एक एक करके बारी बारी से दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ बनाने में वह सफल रहा। अतः इतिहास में उसे एक कूटनीतिज्ञ, पराक्रमी, योग्य और दिल्ली के सफल शासकों में गिना जाता है। तो इसीलिए इसको योग्य, पराक्रमी और कूटनीतिज्ञ माना गया, क्योंकि इसने बारी बारी से समस्याओं को क्या किया, समाधान करते हुए अपने किसके माध्यम से, कार्यों के माध्यम से। किसके माध्यम से, कार्यों के माध्यम से उन्हें प्रणीत किया, फलीभूत किया और अपने शासन को मजबूती प्रदान की। इसीलिए इनके कार्यों के आधार पर ही कहा जाता है कि इल्तुतमिश ही वो व्यक्ति था जिसने दिल्ली को वास्तविक रूप से, या ये कह सकते हैं वास्तविक, क्या था ये, वास्तविक रूप से दिल्ली सल्तनत की स्थापना में इसका योगदान रहा। वास्तविक रूप से क्या कह सकते हैं, दिल्ली सल्तनत की स्थापना में इसका योगदान रहा। क्योंकि हमें पता है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी, ऐबक ने, लेकिन वास्तविक रूप से संस्थापक किसे माना जाता है, इल्तुतमिश को। किसको माना जाता है, इल्तुतमिश को, क्योंकि वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना गया, क्योंकि इसके कार्य जो थे वो इसी प्रकार के थे, जैसे चालीसा गुट का गठन करना, जिसे चालीसा मंडल कहते हैं, उसके साथ खलीफा से अपने आप को स्वतंत्र शासक की उपाधि दिलवाना, और इसके अलावा जो समस्याएं थी उनका समाधान करना अपने आप में महत्वपूर्ण था। अब है तीसरा पॉइंट, इसका चरित्र मूल्यांकन और मृत्यु। चरित्र मूल्यांकन किसका, इल्तुतमिश का। चरित्र मूल्यांकन एवं मृत्यु। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई और उसका चरित्र कैसा था, इसके बारे में भी इतिहासकार, पहला पढ़ लिया हमने पॉइंट, दूसरा पढ़ लिया, तीसरा पॉइंट है ये। तो देखिए ध्यान से, इल्तुतमिश एक योग्य सुल्तान बनने के सभी गुण रखता था, इसलिए उसमें सारे गुण विद्यमान थे। वह एक परोपकारी, सहानुभूति रखने वाला और समस्त गुणों से संपन्न, सुंदर और साहसी, धर्मपरायण, विद्वानों का आदर करने वाला व्यक्ति था। ये इतिहासकारों के अनुसार उसे बताया गया है, जो उसके चरित्र में माना जाएंगे। भारत में मुस्लिम राज्यों को सुरक्षित बनाकर ठोस आधार प्रस्तुत करने या प्रदान करने में वह प्रथम मुस्लिम शासक था। उसे वास्तविक रूप से गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत की स्थापना में गुलाम वंश का संस्थापक किससे माना जाएगा, वास्तविक रूप से, वास्तविक रूप से किसको माना गया है, इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश को क्या माना गया, वास्तविक रूप से संस्थापक माना गया, क्योंकि वास्तविक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि स्थापना तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कर दी थी, लेकिन वास्तविक रूप से कार्य इसने किया। अब आता है मृत्यु। इल्तुतमिश की मृत्यु उस दौरान हुई जब उसने बयाना, जो भरतपुर में है, उस अभियान के दौरान वह बीमार हुआ और बीमारी उसकी इतनी बढ़ती गई, वह ठीक नहीं हो पाया और 1236 में उसकी मृत्यु हो गई। और उसकी मृत्यु के बाद उसने एक विशाल साम्राज्य को भारत में छोड़ दिया, जो कि कहते हैं उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक
तो देखिए ध्यान से, इल्तुतमिश का साम्राज्य कैसा था? उत्तर दिशा ये है, दक्षिण दिशा ये है, पूर्व दिशा ये और पश्चिम ये। तो उत्तर में हिमालय से लेकर, ठीक है, दक्षिण में नर्मदा नदी तक, ये तो इसकी उत्तर दक्षिण से हो गई है। और उसके बाद पूर्व में पश्चिम में सिंध से लेकर पूर्व में बंगाल तक फैली हुई थी। पश्चिम में कहाँ से था? सिंध से लेकर पूर्व में बंगाल, यानी यहाँ तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था। तो ये पूरा साम्राज्य जो था वो किसका था? इल्तुतमिश का था, उसमें भारत में। ठीक है, हिमालय से लेकर नर्मदा नदी तक उत्तर दक्षिण में, और पश्चिम में सिंध से लेकर पूर्व में बंगाल तक फैला हुआ था। तो ये इल्तुतमिश था। अब पढ़ते हैं हम इल्तुतमिश के बाद कौन उसका उत्तराधिकारी बना। हालांकि उत्तराधिकारी के नियम निश्चित नहीं थे, लेकिन फिर भी उत्तराधिकारी जो बना वो कौन था? कहा जाता है कि इल्तुतमिश का विशेष लगाव जो था वो अपनी बड़ी बेटी रजिया की तरफ था, इसलिए उसने उत्तराधिकारी किसको चुना? रजिया को चुना, जिसे रजिया सुल्तान कहते हैं, क्योंकि वो शासक बनेगी तो उसके उपाधि क्या लगेगी? रजिया सुल्तान। लेकिन तीसरे शासक के रूप में जो शासक बना वो उसका छोटा पुत्र, यानी कि और अल्पवयस्क थे, लेकिन ये जो था वो रजिया से छोटा था, इसलिए छोटा पुत्र नुरुकुद्दीन फिरोज शाह, नुरुकुद्दीन फिरोज शाह, ये क्या बना? सुल्तान बना। कहाँ का? दिल्ली का। और कब बना? ये 1236 में बना, और 36 तक ही रहा, क्योंकि इसका लंबा टाइम नहीं है, कुछ समय के लिए बना ये, इसलिए 1236 में नुरुकुद्दीन फिरोज शाह सुल्तान बना। और इसकी कहानी किस प्रकार है? एक छोटे से घटनाक्रम में है, जो सुन लें आप ध्यान से। कहते हैं कि इस्लामी कानून के नियम निश्चित न होने के कारण उत्तराधिकार भी अनिश्चित नियमों पर आधारित था, इसलिए पुत्री बड़ी होने के बावजूद भी सुल्तान को न चाहकर भी अपने छोटे पुत्र नुरुकुद्दीन को क्या बनाया? सुल्तान बनाने का निश्चय किया। जैसे ही नुरुकुद्दीन फिरोज शाह शासक बना, वह आलसी और विलासी था, साथ ही वह अल्पवयस्क भी था, इसलिए उसकी बागडोर जो है उसकी जो माँ थी, जो पहले एक दासी थी, लेकिन बाद में इल्तुतमिश से विवाह करने के कारण वह बेगम बनने के बाद उसने अपना क्रूरतापूर्ण प्रभाव जमाना शुरू कर दिया, क्योंकि वह एक महत्वाकांक्षी स्त्री थी। उसने शासन की सत्ता अपने हाथ में लेते हुए, क्योंकि जैसे इल्तुतमिश की मृत्यु हुई उसने सत्ता को अपने हाथ में ले लिया और सभी अमीरों को अपने अधिकार में करने का प्रयास किया। उसी के फलस्वरूप कई तुर्की अमीर और सरदार उसके विरोधी भी हो गए। हालांकि नुरुकुद्दीन योग्य नहीं था, वह विलासी और आलसी था, और उसकी अनुपस्थिति में उसकी बड़ी पुत्री अर्थात इल्तुतमिश की बड़ी पुत्री ने शासन की बागडोर को व्यवस्थित रूप से संभाला, जहाँ से उसकी योग्यता का पता चलता है। इसीलिए कई तुर्की सरदारों ने अब रजिया का साथ देना ज़्यादा उपयुक्त समझा, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने स्वर्गीय सुल्तान इल्तुतमिश की अंतिम इच्छा को ध्यान में रखते हुए शुक्रवार के दिन नमाज के समय रजिया ने जनता के सामने अपने आप को स्वतंत्र शासक के रूप में स्वीकार किया, और नुरुकुद्दीन फिरोज शाह और उसकी माता, जिसे नाम था शाह तुर्कान, उनको कैद में या कारागाह में डाल दिया, और वहीं से दिल्ली के सिंहासन पर रजिया सुल्तान के रूप में शासन को संभाला। तो चौथा जो इस वंश का उत्तराधिकारी रहेगा इल्तुतमिश के दूसरे नंबर के उत्तराधिकारी के रूप में, वो है रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान जो है वो 1236 से लेकर 1240 तक क्या बनी? ये सुल्तान बनी। कहाँ की? दिल्ली सल्तनत की, गुलाम वंश के शासन की। तो देखिए रजिया सुल्तान का टाइम और उसके बाद उसकी योग्यता और उसका परिचय।
तो देखिए, रजिया सुल्तान योग्य पिता की योग्य पुत्री थी, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं था, क्योंकि पिता की मृत्यु के बाद उसने, जब भाई का शासन रहा, उस समय भी सत्ता को अपने हाथ में लेते हुए उसने शासन को विधिवत रूप से चलाया। तो वह एक महान शासिका के रूप में बुद्धिमत्तापूर्ण, न्यायप्रियता, उदार और विद्वानों की आश्रयदात्री, प्रजापालक और शुभचिंतक के रूप में जानी गई। उसमें सैनिक गुण परिपूर्ण थे। वह स्त्री होते हुए भी पुरुषों के समान युद्ध में और शासन में और राजदरबार में अपना प्रभाव जमाने में सक्षम रही। इसीलिए कहा जाता है कि दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के बाद वह प्रथम स्त्री थी जो कि महिला सुल्ताना के नाम से जानी गई। इसीलिए रजिया सुल्तान को भारत की पहली महिला सुल्तान की उपाधि दी गई है। कई बार पूछ लेते हैं कि भारत के इतिहास में पहली स्त्री या पहली महिला जो कि मध्यकाल के इतिहास में दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की शासिका के रूप में रही थी, वो कौन थी? तो रजिया सुल्तान पहली महिला थी जो कि सुल्तान के रूप में सिंहासन पर बैठी। अब है रजिया का शासन या क्षेत्र विस्तार। तो देखिए, रजिया ने अपने क्षेत्र को विस्तार करने के लिए क्या कार्य किया, क्योंकि पहले में परिचय हो गया कौन थी ये, इल्तुतमिश की पुत्री थी, ठीक है, योग्य थी। दूसरा है शासन विस्तार। शासन का विस्तार कैसे किया, अर्थात उसने अपने शासन को किस प्रकार फैलाया। तो रजिया सुल्तान ने देखो शासक बनते ही क्या किया, सबसे पहले अमीरों का दमन किया, जो उसके विरोधी अमीर थे। पहला पॉइंट क्या आएगा, अमीरों का दमन। अब अमीरों में कौन आएंगे, तुर्की सरदार। अमीरों का दमन, जो उसके विरोधी थे उनका उसने क्या किया, दमन किया, उनको अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। तो उसमें कौन कौन आएंगे, अमीरों का दमन करने के लिए इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद ही जब रजिया को उत्तराधिकारी बनाया गया तो उसने उनका विरोध किया और कूटनीति का सहारा लेते हुए कई तुर्की अमीरों को अपने पक्ष में कर लिया, और जो नहीं माने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इस प्रकार उसने छोटे मोटे सभी विद्रोह को कुचल कर अपनी शक्ति को क्या कर लिया, संगठित कर लिया और अपनी सत्ता की धाक जमाई। तो ये पहला हो गया। दूसरा है नवीन नियुक्तियाँ। नवीन नियुक्तियाँ, नवीन यानी योग्यता के आधार पर अपने दरबार में उच्च पदों पर अपने अनुसार ईमानदार लोगों को रखा। तो कहा जाता है कि रजिया ने अपने सामने शासन संचालन के लिए विश्वसनीय एवं ईमानदार लोगों को प्रशासन में उच्च अधिकारियों के रूप में नियुक्तियां दी, जो में तुर्की सरदार भी थे और हिंदू सरदार भी थे, जिसके आधार पर उसने कई पद बनाकर उन्हें सर्वोच्च पदाधिकारी पर नियुक्तियां प्रदान की। अब है रजिया के समय की प्रमुख घटनाएं और समस्याएं, क्योंकि यही उसके पतन का कारण बनेगी। तो रजिया के समय की घटनाएं, तीसरा पॉइंट है रजिया के समय की घटनाएं। देखिए, घटनाएं ही क्या बनेगी, कारण बनेगी किसका, पतन का। ठीक है, तो घटनाएं और परिस्थितियां जिनको हम कह सकते हैं कि रजिया के समय की घटनाएं क्या रही, कौन कौन सी घटनाएं रही, घटनाएं भी कह सकते हैं इनको और समस्याएं भी कह सकते हैं, क्योंकि पतन जो होगा वो इसी समस्या के फलस्वरूप होगा। तो पतन जो रहेगा वो इसी घटनाओं के अनुसार रहेगा। तो रजिया के समय कौन कौन सी घटनाएं घटी जो उसके पतन का कारण बनी, तो पॉइंटों में है। सबसे पहले मुजाहिदों का विद्रोह हुआ जो रजिया के समय में था, हालांकि रजिया ने इसे दबा दिया। रणथंबोर का पतन, रणथंबोर पर भी रजिया ने उसी समय अधिकार करते हुए वहाँ पर अपनी एक सैनिक चौकी को स्थापित किया था। ग्वालियर के दुर्ग का संरक्षण, यहाँ पर ग्वालियर जो था, यहाँ पर जो दुर्ग था उसकी रक्षा के लिए भी रजिया ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ तक कि सीमांत समस्या जो थी, सीमांत राज्य जो थे, उनको भी अपने अधिकार में करने और वहाँ तक भारी आक्रमण रोकने का भी उसने प्रयास किया। पाँचवां, रजिया ने मर्दाने रवैये से कई सरदार जो थे वो इसके रुष्ट थे यानी विरोधी थे, क्योंकि कहा जाता है कि रजिया पुरुषों के समान टोपी, चोगा और उस प्रकार का कोट पहनकर आया करती जिस प्रकार पुरुष सुल्तान जो पहना करते थे। इसीलिए कई बड़े जो थे तुर्की सरदार वो इसे अपना अपमान समझते थे और उन्होंने रजिया को इस प्रकार के पहनावे से कुपित होकर वो उसका विरोध करने लगे। अर्थात इसको हम ये कह सकते हैं कि पुरुषों के समान रजिया का व्यवहार उनको खला नहीं या अच्छा नहीं लगा। अगला पॉइंट था याकूत के प्रति अनुराग। याकूत एक अभिशयी युवक था जो कि घोड़ों को देखरेख करने के लिए रखा गया था। उसके प्रति रजिया का जो प्रेम अनुराग था वो भी तुर्की सरदारों को अच्छा नहीं लगा, तो इसके कारण भी उसका पतन माना जाता है। साथ ही
अमीरों का उसके दरबार में गुटों के रूप में विद्रोह होना, ये भी एक महत्वपूर्ण घटना थी कि उसके दरबार में गुटबंदियाँ ज़्यादा होने लगी थी, जिसमें तुर्की सरदार जो थे उसका विरोध करने के लिए संगठित न होकर अलग अलग भागों में विरोध कर रहे थे। नेक्स्ट है रजिया सुल्तान के पतन के लिए कारण जो थे वो कौन कौन से रहे। हालांकि कहा जाता है कि रजिया सुल्तान के पतन के लिए जो कारण है वो कोई एक नहीं, पतन के कारण, तो पतन के कारणों में 3-4 कारण महत्वपूर्ण है। रजिया के पतन के कारण, ये पूछ लिया जाता है कि रजिया का पतन क्यों हुआ, रजिया के पतन के कारण, तो उसमें 3-4 कारण हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जो कि रजिया सुल्तान अच्छी शासिका होने के बावजूद भी उसको गद्दी से उतरना पड़ा। तो पहला था अमीरों का स्वार्थ। अमीर जो थे यानी तुर्की सरदार जो थे वो अपना निजी स्वार्थ रखते थे, इसीलिए उन्होंने अपने निजी स्वार्थ के कारण अपना अपना गुट बढ़ाकर दरबार में षड्यंत्र रचने लगे और उसी के कारण दरबार की शक्ति और शासन की शक्ति कमज़ोर होने लगी। दूसरा, रजिया का स्त्री होना। रजिया सुल्ताना पहली भारत की मुस्लिम शासनकाल में पहली महिला शासिका थी, इसीलिए कई सरदार उसे इस रूप में पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने भी क्या किया, रजिया को साथ न देकर उसका विरोध किया। तो ये भी एक उसके पतन का कारण रहा था, स्त्री होना भी उसके लिए पतन का कारण माना गया। तीसरा, रजिया का मर्दाना व्यवहार। रजिया ने दरबार में मर्दाना व्यवहार अपनाने के कारण भी तुर्की सरदार उससे क्रोधित थे या कुपित थे। और चौथा और अंतिम वो था ही जिसे हम कह सकते हैं याकूत के साथ उसके प्रेम अनुराग संबंध होना, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण कारण माना गया। तो ये 4 कारण थे जिसके कारण रजिया का पतन हो गया है। ठीक है, पहला दरबार में गुटबंदी होना, जिसमें हम कहते हैं कि आगे आने वाला एक शासक होगा जो कि बलवन, वो भी रजिया को पद से हटाने में महत्वपूर्ण रूप से षड्यंत्रकारी माना गया। और दूसरा, स्त्री होना उसका एक कमज़ोर वीक पॉइंट माना जा सकता है, क्योंकि दरबार में अब तक जो थे वो पुरुष रूप में सुल्तान सामने आया करते थे, लेकिन ये पहली महिला शासिका थी, इसलिए इसको देखकर उन लोगों ने इसे शासिका स्वीकार नहीं किया। और तीसरा, उसका मर्दाना रूप में व्यवहार करना। ठीक है, और चौथा, याकूत के प्रति अनुराग, ये भी उन्हें पसंद नहीं आया। इस प्रकार रजिया का पतन कब हो गया, 1240 में। तो 36 से लेकर 40 तक किसने शासन किया, रजिया सुल्तान ने। तो ठीक है, ये यहाँ तक का है। नेक्स्ट, अब अगला शासक जो रहेगा वो भी इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों में ही है। तो 5वें नंबर का शासक जो है वो रजिया का भाई कह सकते हैं या इल्तुतमिश का पुत्र कह सकते हैं, वो है बैराम शाह। बैराम शाह, और ये शासन करेगा 1240 से 42, मात्र 2 साल के लिए ये शासक बनेगा, क्योंकि ये तुर्की सरदारों के द्वारा षड्यंत्र के आधार पर इसे नियुक्त किया गया। रजिया को हटाया गया और बैराम शाह को नियुक्त किया गया। तो देखिए बैराम शाह की कहानी। रजिया के बाद तुर्क सरदारों ने इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र बैराम शाह को दिल्ली के सिंहासन पर बिठा दिया और उसे गद्दी मिलते ही उसने क्या किया, मोइनुद्दीन की उपाधि धारण की और शासन की संपूर्ण सत्ता को अपने हाथ में लेते हुए शासन चलाना आरंभ किया। किंतु उसके विद्रोही नेताओं में एतिगिन नाम के नेता थे, जिसने सत्ता को अपना अधिकार में करने का प्रयास किया। जैसे ही बैराम शाह को पता लगा कि एतिगिन दरबार में षड्यंत्र रच रहा है, तब बैराम शाह ने एतिगिन को मरवा दिया और उसके स्थान पर मलिक बदरुद्दीन को अमीर ए हाजिब के पद पर नियुक्त किया। अमीर ए हाजिब एक पद बनाया गया था जिसे कहते हैं अमीर ए हाजिब, इस पद पर उसको नियुक्त किया गया। ठीक है, किंतु सुल्तान व वजीर दोनों के मध्य एक दूसरे की उपेक्षा और अपना स्वार्थ होने के कारण लंबे समय तक इनके मध्य नहीं बन पाई और अंत में षड्यंत्र के आधार पर सुल्तान को रास्ते से हटाने के लिए बदरुद्दीन के सहयोगी सरदारों ने बैराम शाह का वध कर दिया और वो समय था 1242 का। कहा जाता है कि मंगोल जिसे कहते हैं मंगोलों ने लाहौर पर जब अधिकार कर लिया, उसी समय कई मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया गया था और उसी समय तुर्की सरदारों ने क्या किया, बैराम शाह को भी मौत के घाट उतार दिया। तो ये 2 वर्ष मात्र शासक रहा
एक कड़ी के रूप में जोड़ना था, इसीलिए रजिया के बाद का सुल्तान माना जाता है। नंबर 6 पे है, छठे नंबर का शासक, वो है अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन याद रहे आपको क्रम में, मसूद शाह, ये छठे नंबर का शासक है अलाउद्दीन मसूद शाह, और इसका टाइम रहेगा 1242 से 46, 1246 ईस्वी तक। ये 42 से 46 तक रहेगा अलाउद्दीन मसूद शाह। ठीक है, ये भी लंबे समय तक नहीं रहेगा, क्योंकि ये भी दरबार के षड्यंत्रों से कुपित था और दरबार के षड्यंत्रों में फंसा हुआ होने के कारण इसने भी लंबे समय शासन नहीं किया। तो इसका नाम अलाउद्दीन मसूद शाह, 1242 से 1246। बैराम शाह की मृत्यु के बाद तुर्की सरदारों ने ईर्ष्या और मतभेद के कारण किसी एक को शासक चुनने में उनको जब कठिनाई आ रही थी, उसी समय इल्तुतमिश के वंशजों पर विचार किया गया और उसमें सर्वसम्मति से निरुकुद्दीन फिरोज शाह के पुत्र, निरुकुद्दीन फिरोज शाह के पुत्र, यानी ये कौन था, निरुकुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था जिसका नाम था अलाउद्दीन मसूद शाह, उसको शासक बनाया गया। ठीक है, इल्तुतमिश के दो बेटे और थे, नासुरुद्दीन और जलालुद्दीन, उनको जेल में डाल दिया गया। ठीक है, और कहा जाता है कि तुर्क समय आने पर दबाव डालकर मसूद शाह से कार्य करवाने के लिए उन्होंने इस प्रकार का कार्य किया, लेकिन सुल्तान मसूद शाह ने प्रारंभ से ही उदारता का परिचय देते हुए अपने दोनों चाचाओं को जेल से मुक्त करा दिया और बंगाल के सूबेदार तैमूर खां के विद्रोह को दबा दिया। इसीलिए उसी स्थिति का लाभ उठाकर दरबार में गुटबंदियाँ बढ़ती गई और कहा जाता है कि मसूद शाह जब दरबार में विद्रोह के कारण तनाव में रहने लगा और भोग विलास में डूबता गया, तो अंत में तुर्की सरदारों ने विश्वास कर लिया कि अब ये शासन चलाने योग्य नहीं है, इसीलिए 1246 में उसे भी गद्दी से हटा दिया और उसे गद्दी से हटाकर 7वें शासक के रूप में किसे नियुक्त किया, जो कि महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहा जाता है कि गुलाम वंश के शासकों में भले ही 8-9 शासक है, लेकिन इस शासक का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा, क्योंकि ये नाममात्र का शासक था जिसका नाम था नासरुद्दीन मोहम्मद। क्या नाम था, नासरुद्दीन मोहम्मद। नासिरुद्दीन मोहम्मद। नासरुद्दीन मोहम्मद जो है ये कब बना, ये बना 1246 से 1266 तक, अर्थात 20 साल तक रहा इसका कार्यकाल। 1246 से 1266 तक, चल नहीं रहे चाहिए, 1266। ठीक है, ये शासक किस आधार पे बना और कौन इसको संचालित करने था, नासरुद्दीन मोहम्मद शाह इसका नाम है, लेकिन कहा जाता है कि ये नाम मात्र का शासक था, क्योंकि बैराम शाह की मृत्यु के बाद जब ये शासक बना अलाउद्दीन मसूद शाह, उसके बाद जब नासरुद्दीन मोहम्मद को शासक बनाया गया, तो उसकी शासन की सत्ता को वास्तविक रूप से जिसने संभाला, वो वास्तविक शासक कौन था, वास्तविक शासक जो था वो था बलबन। कौन था, बलबन ने यहाँ पर सत्ता को अपने हाथ में रखा और 20 वर्षों तक, कितने वर्षों तक, 20 वर्षों तक शासन का संचालन किया। क्योंकि बलबन जो है वो यहाँ पर नासरुद्दीन का क्या रहेगा, ससुर रहेगा, क्योंकि बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासरुद्दीन मोहम्मद के साथ कर दिया और शासन की सत्ता को विधिवत रूप से अपने हाथ में लेते हुए लगातार 20 वर्षों तक शासन किया। इस अवधि में वास्तविक सत्ता बलबन के हाथों में रही, लेकिन इतिहासकार उसे जो पद के रूप में स्वीकार करते थे वो प्रधानमंत्री के पद के रूप में मानते थे, क्योंकि बलबन जो था यहाँ पर क्या था, प्रधानमंत्री के रूप में। किसका प्रधानमंत्री, नासिरुद्दीन मोहम्मद का। किसका, नासिरुद्दीन मोहम्मद, क्योंकि दीन मोहम्मद ये 20 वर्ष तक जब सुल्तान रहा, तब
यानी 1246 से 1266 तब प्रधानमंत्री के रूप में सत्ता जिसने हाथ में रखी वो कौन था? बलबन। और बलबन क्या था? इसका ससुर था। किसका? नासरुद्दीन का, क्योंकि नासरुद्दीन के साथ उसने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। तो ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे नासरुद्दीन मोहम्मद को, जिसके कार्यकाल विशेष रूप से बलबन के द्वारा संचालित किया जाएगा। और उसके बाद पढ़ेंगे हम नासरुद्दीन की मृत्यु और उसके बाद बलबन का शासन। तो आज हम नासरुद्दीन को खाली इसी रूप में जानेंगे कि नासरुद्दीन जब गद्दी पर बैठा तो उसको विशेष शासन का अनुभव नहीं था, लेकिन शासन को वास्तविक रूप से संचालित करने में बलबन का महत्वपूर्ण योगदान रहा। खाली एक वर्ष को छोड़कर मार्च 1253 से लेकर फरवरी 1254 के बीच में बलबन शासन का संचालन नहीं कर पाया। बाकी और पूरे समय में बलबन ने अपने साहस, कूटनीति और सैनिक प्रतिभा के द्वारा समस्याओं का समाधान करते हुए दिल्ली की सल्तनत को मजबूत बनाया। इसलिए दिल्ली की सल्तनत को मजबूत बनाने में इल्तुतमिश के बाद किसका नाम आता है? बलबन का नाम आता है कि बलबन ने शासन की सत्ता को अपने हाथ में लेते हुए प्रधानमंत्री के रूप में रहते हुए दिल्ली की सत्ता को मजबूत बनाया। उसने जो कार्य किया उसमें महत्वपूर्ण है पश्चिमोत्तर भारत की सुरक्षा की, दोआब और उसके आसपास की समस्याओं का समाधान किया, मेवात की समस्या का समाधान किया और मालवा को और बुंदेलखंड को भी अपने अधिकार में कर लिया। नासरुद्दीन की मृत्यु। अब देखिए नासरुद्दीन की मृत्यु 1265 ईस्वी में सुल्तान नासरुद्दीन बीमार हुआ। कब? 1265 में नासरुद्दीन बीमार हुआ, 1265 में। और उसके कुछ समय बाद ही जब बीमारी उसकी बढ़ती गई तो कहा जाता है कि 1266 में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु का कारण क्या रहा ये पता नहीं, लेकिन अधिकांश इतिहासकार ये मानते हैं कि उसकी बीमारी स्वयं उसकी मृत्यु का कारण रही। नासरुद्दीन ने अपने आप जीवन काल में अपने ससुर बलबन को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। इसीलिए नासरुद्दीन की मृत्यु के बाद स्वाभाविक रूप से उसकी सत्ता का उत्तराधिकारी बलबन माना गया। जैसे ही नासरुद्दीन की 1266 में मृत्यु हुई, निर्विरोध रूप से, निर्विरोध यानी बिना किसी विरोध के, तुर्की सरदारों ने बलबन को क्या मान लिया? सुल्तान या शासक स्वीकार कर लिया। तो सुल्तान किसे स्वीकार कर लिया? बलबन को। तो अब बलबन का शासनकाल रहेगा जो कि 7वें क्रम पे रहेगा। बलबन गुलाम वंश का 7वां शासक रहेगा। वैसे 8वां है, आराम से वो गिनते हैं तो, और वैसे 7वां है। तो बलबन ये कल पढ़ेंगे। बलबन का कार्यकाल 1266 से लेकर 1287 तक। कहाँ तक? 1287 तक बलबन दिल्ली के तख्त पर, सिंहासन पर गुलाम वंश के शासक के रूप में रहा। तो नेक्स्ट क्लास में हम बलबन को पढ़ेंगे। इसमें ये उत्तराधिकारी जो है वो इल्तुतमिश के थे। कहाँ से थे? यहाँ से इल्तुतमिश के बाद निरुक्कुद्दीन, रजिया, बैराम शाह और अलाउद्दीन मसूद शाह और नासरुद्दीन मोहम्मद, ये 4-5 जो है ये क्या है? इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी है। लेकिन इल्तुतमिश के बाद उसका गुलाम जो बनेगा वो बलबन रहेगा। इसीलिए ये वंश गुलाम वंश के रूप में ही चलता रहेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम बलबन को लेंगे कि बलबन ने किस प्रकार दिल्ली सल्तनत की सत्ता को मजबूत किया और अपने शासन को विस्तृत किया। धन्यवाद।